हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन एएनजे एग्जाम। दिस इज रंजन। आप देख रहे हैं सीएसईबी जेई का आज का जो एग्जाम हुआ था उसका एक शॉर्ट सा रिव्यू, शॉर्ट सा एनालिसिस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो ये पूरी तरह से मेमोरी बेस्ड है। आज 10 जनवरी को सीएसईबी का जेई का जो एग्जाम हुआ उसमें आप सब स्टूडेंट्स की तरफ से जो इनपुट मिले हैं, कुछ डेटा जो है हमारे पास जो आया हुआ है, उससे मैंने मोर और लेस कोशिश किया हुआ है कि एक अंदाजे से कुछ थोड़ा बहुत एक आइडिया कुछ एक सब्जेक्ट्स का पेपर का आप सभी स्टूडेंट्स को दे सको, और खास तौर पे उन बच्चों को जिनका नेक्स्ट एग्जाम और होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी को एक थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि कैसा पैटर्न में पूछ रहा है, क्या क्या चीज़ें पूछा जा रहा है, पेपर का लेवल कैसा रह रहा है, क्वेश्चंस किस प्रकार से आ रहे हैं, वो सब आइडिया लगाना जरूरी है। ठीक है, इनका सोल्यूशन बताना मकसद नहीं है, मकसद आपको क्वेश्चंस का आइडिया देना है। तो चलिए देखते हैं सीएसईबी जेईई 10 जनवरी 2022 का जो पेपर हुआ। मोस्टली काफ़ी सारे स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई तो उससे ये चीज़ समझ में आया कि पेपर जो है वो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच का बोलना चाहिए। ठीक है, ये भी पेपर टफ नहीं था, जैसा कि प्रीवियस कुछ दिनों से जो पेपर चले आ रहे हैं वो सभी अभी इसी लेवल के आ रहे हैं। तो मोर और लेस आप देख सकते हैं कि जेई लेवल का पेपर जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है, जैसा कि उनके सिलेबस में भी जैसा डिफाइंड है। और जिस तरीके से अगर आप सही तरीके से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उन सब टॉपिक से होकर गुजर रहे हैं जिसका क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड या ऐसा कोई टेंशन क्रिएट करने वाला कोई ऐसा टॉपिक नहीं देखने को मिल रहा है। खास तौर पे पेपर मोर और लेस मॉडरेट टू इजी लेवल का ही आ रहा है। तो आज के पेपर को भी अगर कोई रेट करने को बोले तो आप सबके रिव्यू के हिसाब से मैं इसी कैटेगरी में रेट करूंगा इसको। ठीक है, बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। कुछ एक सवाल जो है, हालांकि मेमोरी बेस्ड है तो इनका डेटा थोड़ा सा चेंज हो सकता है ऑब्वियसली, मतलब कुछ बच्चों के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के ही आधार पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको उतना माइंड मत कीजिएगा अगर डेटा स्लाइटली बदलता है तो। ठीक है, और आपके पास डेटा होगा आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, वो सही है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि नेक्स्ट जब जो बच्चा पेपर दिलाने जाए तो उसको एक क्लियर, एक थोड़ी सी क्लैरिटी रहे कि सर किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था प्रीवियस पेपर में, है ना, तो वो एक रहेगा। सो यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स एक पूछा हुआ था बीडब्ल्यू के अंदर। अगर हम देखें तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स की यूनिट पूछा हुआ था। मैग्नेटिक क्वांटिटीज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनमें उनकी यूनिट और फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ की यूनिट पूछा आपसे। ठीक है, तो एमएमएफ जो हो गया मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसका कि फॉर्मूला हम फाई एस या एन आई है ना, या एच एल में से किसी भी फॉर्म में बताते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? देखिए, फाई एस को छोड़ दिया जाए, एन आई और एच एल से आप देख सकते हैं, एन आई का भी आप देख करके यूनिट बता सकते हैं कि इट इज एम्पियर टन्स, इट इज हैविंग द यूनिट एम्पियर टन्स। एचएल से भी आप बता सकते हैं, एच की यूनिट एम्पियर टन्स पर मीटर मल्टीप्लाइड विथ मीटर, तो मीटर और मीटर कैंसिल आउट हो गया, एम्पियर टन्स बचा आपके पास, और फाई एस की यूनिट भी एग्जैक्टली सेम। सो एम्पियर टन्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज 80 एम्पियर टन्स। ठीक है, वही दूसरा सवाल आया हुआ था यहाँ पर। इस सवाल में लिखा हुआ था फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। आप मल्टीपल तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। केवीएल का तरीका भी आप चाहे तो लगा सकते हैं दोनों में, मैश एनालिसिस, या फिर आप इसके अंदर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, है ना। डेसिमल्स में, पॉइंट्स में आपकी वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोर्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पहला सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद यहाँ पर एक करंट सोर्स दिखाई देगा जिसकी वैल्यू 110/3 होनी चाहिए। 3 पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर 20 है ना, और इसके साथ यहाँ पर पैरेलल में 4 और एक और करंट सोर्स 25 एम्पियर्स का। ठीक है, 100 वोल्ट होने की वजह से 25 एम्पियर का सोर्स ऐसा ऊपर दिखाई देगा आपको। ठीक, यहाँ से आप फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। आप 20 और 3 को पैरेलल कर सकते हैं, 20 × 3 अपॉन 20 + 3 है ना, 60/23 की वैल्यू आ जाएगी। और फिर उसके बाद 25 + 110 / 3 कर लीजिए आप, तो एक सिंगल करंट सोर्स आ जाएगा। तो फाइनल सर्किट आपकी ऐसी दिखाई देगी यहाँ पर, है ना, 110/3 + 25 का करंट सोर्स हो गया, और यहाँ पर हो गया 60/23 का रेजिस्टेंस, और इसके सामने हो गया एक 4 ओम का रेजिस्टेंस। बस यहाँ पर आप CDR अप्लाई कर लीजिए, आपका सोल्यूशन बन जाएगा, है ना। बस CDR लगाना था आपको यहाँ पर। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, बढ़िया सा क्वेश्चन था। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग ऐसा सर्किट बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे। KCL लगा के भी आप सॉल्व कर सकते थे सेम सवाल को, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द लोड। थेवेनिन्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया था आज के पेपर में। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी RTH की वैल्यू पूछा हुआ था। ठीक है, इन क्वेश्चंस में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं दिख रहे हैं, बट ठीक है, जितना मेमोरी बेस्ड, जितना बच्चों को याद रहा, जितना आप लोगों ने बताया उसके अकॉर्डिंग अगर ये क्वेश्चन भी ऐसा फ्रेम हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द लोड फाइंड करने के लिए आप हमेशा सबसे पहला काम ये करते हैं कि आप इस लोड को यहां से रिमूव कर देते हैं। पहला काम लोड रेजिस्टर को रिमूव करना, दूसरा काम जितना भी एक्टिव सोर्सेज हैं उनको रिप्लेस करना विद अ शॉर्ट सर्किट ब्रांच, ठीक है। और आखिरी वर्क ये है कि इनको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, R1 पैरेलल टू R2 सीरीज विद R3। तो कैसे लिखेंगे आप इसको? आप इसको लिखेंगे R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। यही है RL की वैल्यू, सॉरी दिस इज द वैल्यू ऑफ RTH, दिस इज द वैल्यू ऑफ RTH, ये जो आपको फाइंड करने बोला हुआ था, ठीक है। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना था। बेसिक कंसेप्ट यही है, लोड को रिमूव करिएगा और आपके पास जितने एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जितने एक्टिव सोर्सेज हैं, उनको रिप्लेस करना है बाय देयर इंटरनल इंपेडेंस। एक तरीके का ये क्वेश्चन था। फिर एक और सवाल यहाँ पर पूछा हुआ था बेसिक इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ। मतलब देखिए मेजॉरिटी जितना आप सबसे सुनने में मिला मुझे कि सर मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो मशीन्स, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल और मेजरमेंट, ये 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, टेक्निकल की अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ तो ये 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिले हमको आज के पेपर में, ठीक है। तो एक अच्छा अंदाजा हम लगा सकते हैं कि जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको कैसा स्ट्रेस देना है। अच्छा, उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी किन किन टॉपिक्स पे स्ट्रेस देना है। जैसे कि मैं हर बार जब भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर से जो रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के रिलेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है। तो ये चौथा सवाल देखिए उसी के ऊपर बेस्ड है। लिखा है कंडक्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ohms एट 30 डिग्रीज। कंडक्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, आप बोल सकते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 50 ohms जब टेम्परेचर T0 कितना है, 30 डिग्रीज का है। टेम्परेचर T0 की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्रीज है, ठीक। अब आपको पूछता है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस एट 60 डिग्रीज। तो मतलब फाइनल टेम्परेचर 60 डिग्रीज का जब है तो उस समय R की वैल्यू कितनी होगी, उस समय R की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर अल्फा मिसिंग है क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा दिया हुआ है। अच्छा, अल्फा की वैल्यू है 0.005, अल्फा की वैल्यू 0.005। अच्छा, अल्फा का यूनिट भी पूछता है कई बार, टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट भी आपसे पूछ सकता है ना। तो सेंटीग्रेड इनवर्स या ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से बनता है ये सवाल, सीधा सीधा फॉर्मूला है। R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, बस इसी से बनना था पूरा का पूरा क्वेश्चन, डायरेक्टली सॉल्व हो जाता। सारी वैल्यू आपके पास गिवन है, आइडेंटिफाइड है, बस पुट किया, सॉल्व किया। आप लिखते हैं R0 यानी कि 50 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा, अल्फा यानी कि 1 अपॉन 0.005, 0.005, 200 के अप्रॉक्स कुछ वैल्यू आती है ना, 0.005 200 के अप्रॉक्स ऐसा कुछ आता है, और अंदर बचता 60 माइनस 30, ठीक है। 30 बचता 200 इंटू 30 और बाहर ब्रैकेट में 50 के आसपास ऐसा कुछ, ठीक है। इससे आप फाइंड कर लेते हैं। तो ऐसा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट जैसे पूछा हुआ था कि विच प्लांट हैज द हाईएस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट, हाईएस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट किसका होता है इन गिवन प्लांट्स में से, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट, है ना। तो इसमें से आपको आंसर करना था कि मेंटेनेंस कॉस्ट इनमें से ज्यादा किसका होता है। तो देखिए आप हाइड्रो को तो हटा ही दो ऑप्शन से बाहर, लोएस्ट पूछता तो हम फिर भी सोचते हैं उसके बारे में। तो न्यूक्लियर, डीजल, देखिए न्यूक्लियर का भी सेटअप या इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा रहता है, ठीक है। डीजल पावर प्लांट का भी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा रहता है, स्टीम का भी मेंटेनेंस ज्यादा रहता है, ज्यादा तो इन सभी का रहता है, लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा किसका रहता है वो देखने वाली बात है, ठीक। तो ऐसा इस तरीके के सब क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको बहुत बढ़िया से क्लियर रहना चाहिए कि क्या क्या पूछा है, किस तरीके से पूछता है ना। अ कॉइल ऑफ 0.4 हेनरी 5 ohm इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर फॉर 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर। एक ये भी सवाल आया हुआ था इसके अंदर से, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन फॉर डीसी मोटर बेस्ड ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन, कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन हम किस फॉर्म से शो करते हैं ना, क्या कैसा शो करते हैं उसमें, ये आपको पता होना जरूरी है क्या क्या रहता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन का फॉर्मूला होता है ट्रैक्टिव एफर्ट अपॉन एडहेसिव वेट। कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन इज गिवन एज Ft डिवाइडेड बाय ओमेगा, एडहेसिव वेट से डिवाइड कर दो, इन दोनों के रेशियो के हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन बताया जाता है, ठीक। पावर सिस्टम का भी सवाल आया हुआ था यहाँ पर, है ना। आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस फॉर 20 पॉइंट सर्किट, वैल्यू ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस फॉर अ 20 पॉइंट सर्किट। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है आगे,
कुछ और भी था इसमें, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ये सवाल था। फिर SMPS हैज ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, उसका ऑन स्टेट का वोल्टेज ड्रॉप कितने का होता है। वैसे यहाँ पर देखिए यूटिलाइजेशन से एक सवाल था कि एज पर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स मिनिमम परमिसिबल साइज ऑफ वायर फॉर द लाइटिंग सर्किट। लाइटिंग सर्किट जो है या जो भी हाउस होल्ड्स के सर्किट्स होते हैं, आई रूल्स के हिसाब से परमिसिबल लिमिट क्या रहती है साइज ऑफ द वायर की। तो देखिए ये जो होती है ना, इट इज 1 mm स्क्वायर, ये इसमें सही आंसर होना चाहिए। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन भी इसका होगा। यस, ए ऑप्शन इज देयर, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। मिनिमम साइज ऑफ कंडक्टर्स यूज इन डोमेस्टिक वायर नॉट टू बी लेस देन 1 से लेके 1.2 mm स्क्वायर इन कॉपर, और इतना एल्यूमिनियम के केस में है ना। और फ्लेक्सिबल वायर के केस में ये आई रूल्स के अंदर पूरा डिटेल में दिया हुआ। अगर आई रूल्स की पीडीएफ आप पढ़े होंगे, उसका अमेंडमेंट्स पढ़े होंगे, तो ये एकदम डायरेक्ट दिया हुआ है, ये विथ कंप्लीट वैल्यू, इसमें कुछ भी आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे इसमें एक सवाल पे लिखा हुआ है कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ गार्ड वायर अकॉर्डिंग टू आईई रूल। अभी लेटेस्ट ट्रेंड में आप देखिएगा कि आईई रूल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे सीएसईबी का हो, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हो, और डिफरेंट यूपी के एग्जाम्स का हो। तो ये काफी ट्रेंड में, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सर्किट्स, सब सर्किट्स के कंडीशन, स्विचेस कितने अलाउेबल हैं, कितना पावर वहां पर अलाउेबल है, ये सब आप प्रॉपर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। So what should be the strength of guard wire according to the I-88 rules? So 635 kg is the right answer of this question. According to the standards, dimension of copper plate used in earthing, कितना dimension होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंडिंग अर्थिंग से जुड़ा हुआ आई रूल्स का जो पार्ट होता है उससे भी सवाल बनता है ना। आंसर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट पूछा है केबल विद द स्क्रीनिंग इज यूज्ड फॉर वोल्टेज रेंज। केबल विद स्क्रीनिंग अगर हम यूज कर रहे हैं तो 22 केवी से 33 केवी के बीच का उसका रेंज रहता है, मतलब उस वोल्टेज रेंज के लिए होता है। बट स्पेशल कंडीशन में आप उसको एक्सटेंड करके 66 केवी तक भी लेके जा सकते हैं, 66 केवी तक के लिए भी यूज कर सकते हैं ना, लिखा होगा इसमें कहीं। बट इन द स्पेशल केसेस देयर यूज कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 66 केवी। सो ए ऑप्शन राइट हो जाता है इसके आधार पर। मशीन्स का भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना। मशीन्स का भी एक सवाल है, व्हाट इज द पिच फैक्टर फॉर अ स्टेटर ऑफ 36 कंडक्टर स्लॉट्स 4 पोल्स मशीन हैविंग अ कॉइल स्पैन ऑफ 1 to 8 स्लॉट, है ना। 8 - 1 कर दीजिए, उधर 7 आ जाएगा आपका, और इधर से ये वैल्यू। और पिच फैक्टर आपको पूछा है ना, तो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। n(α/2) का फॉर्मूला यहाँ पर आप पढ़े होंगे इसके बारे में, है ना। cos n(α/2) ऐसा करके हम पिच फैक्टर कैलकुलेट करते थे, cos n(α/2). तो उसके हिसाब से आपके अल्फा की वैल्यू 180 मल्टीप्लाइड विद दैट, तो ये लगभग 40 के आसपास उधर वैल्यू दिखेगी। और जब इसमें डिवाइड बाय 2 में आप डालेंगे तो 20 cos 20 डिग्री, यस, एन अल्फा की वैल्यू करके आपका cos 20 डिग्री आना चाहिए। दिस इज द राइट आंसर, सही है। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर में खास तौर पर हम ये कोशिश करते हैं कि हिस्टेरेसिस शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, या नेग्लिजिबल करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ड्यूरेबिलिटी सही रहे, परमिबिलिटी हाई रहे, लो रिलक्टेंस पाथ होना चाहिए, और हिस्टेरेसिस जितना हो सके नेग्लिजिबल कंडीशन पर होना चाहिए। तो सिलिकॉन स्टील उसमें ज़्यादा प्रीफर्ड रहता है। हालांकि बाकी के 2 ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं मुझे, इसमें 2 ही ऑप्शन है, उसमें से सिलिकॉन स्टील ज़्यादा सही ऑप्शन बनता है। एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसके अंदर कि EMF पोल नंबर ऑफ कंडक्टर स्पीड इज गिवन फॉर अ वेव वाउंड डीसी मशीन, फाइंड द फ्लक्स पर पोल। φ(Np/60A) का कंडीशन यहाँ पर होता है। इस कंडीशन को यूज करके अगर कोई डेटा दिया था इस सवाल के अंदर तो आप फाइंड कर सकते हैं। फ्लक्स पर पोल फाई की वैल्यू जस्ट आपको वहां पर फाइंड करनी है, ठीक है। ईएमएफ दिया हुआ है, पोल दिया है, नंबर ऑफ कंडक्टर दिया है, स्पीड दिया है, तो मतलब वो सारा डेटा दिया हुआ है ना। वेव वाउंड है, वेव और लैप 2 वाइंडिंग का आप केस पढ़ते हैं, तो वेव वाउंड के कंडीशन में वैल्यू ऑफ ए इज टेकन एज 2, जबकि लैप वाउंड में ए इज इक्वल टू पी ले लेते हैं हम लोग, है ना। ए की जो वैल्यू है उसको हम नंबर ऑफ पोल्स के बराबर ले लेते हैं कि मशीन में जितना पोल्स है उतना ही ए हम वहां पर प्रेफर कर रहे हैं, है ना, उतना ही ए हम देख रहे हैं, ठीक। तो उसके हिसाब से अगर वेव वाइंडिंग का केस है तो ए की जगह 2 रख के आप φ(Np/60A) के फॉर्मूले के आधार पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। ईएमएफ दिया हुआ, इक्वेट कर दीजिए, फाई आ जाएगा आपका। क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी जनरेटर इज, एक ये सवाल दिया हुआ था, है ना। तो वो मैक्सिमम फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस विथ विच द शंट जनरेटर वुड जस्ट एक्साइट, है ना। ये क्या होता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर? वो मैक्सिमम फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस जिसकी वजह से with which the shunt generator would just excite। तो ये क्वेश्चंस देखते चलिए, क्वेश्चंस अपने माइंड में लाते चलिए कि तब जब आप वो टॉपिक्स पढ़ रहे हो ना, अभी आप चूंकि लास्ट समय का रिवीजन कर रहे हो सकता है कल या परसों आपका एग्जाम हो, तो ये रिवीजन के समय आपको ये पॉइंट दिखे जहां पर भी उसको थोड़ा डिटेल में पढ़िए,
उससे जुड़ा हुआ उसके आसपास के ब्रांच पॉइंट्स को जरूर से अच्छे से पढ़िए। हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए अगले दिन, जरूरी नहीं है, लेकिन इसके आसपास का इसका सराउंडिंग टॉपिक या इसके ऊपर बेस्ड ऐसा इससे मिलता जुलता कोई टॉपिक तो आ सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फाइंड द टॉर्क इन डीसी मशीन, है ना, डीसी मशीन में टॉर्क हम कैसे फाइंड करते हैं। हो सकता है डेटा कुछ गिवन होगा, है ना, टाउ इज इक्वल टू 5ZP IA अपॉन 2πA, ऐसा लिखते थे ना हम लोग, टॉर्क एक्सप्रेशन बनाया करते हैं डीसी मशीन में। तो उससे कैसे फाइंड करें अगर डेटा कोई गिवन है तो उसके आधार पे। मेजरमेंट का क्वेश्चन आया हुआ था, है ना, मेजरमेंट में भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेशन एंड कैपेसिटेंस, है ना, शेयरिंग ब्रिजेस के फॉर्म में पूछा हुआ था। So what should be the shunt resistance of an ammeter of 10 milliampere rating to extend its range to 0 to 400 milliampere? Internal resistance of ammeter 50 ohms का दिया हुआ है, ठीक। तो आप देख ही सकते हैं इसको कि अगर सपोज कर लीजिए ये आपका एमीटर है और शंट लगाते हैं हम लोग, ये तो हमको सबको पता है कि शंट रेजिस्टेंस हम RSH जो है वो कनेक्ट करते हैं एमीटर के अक्रॉस। अब आपको जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है ना वो पहचानना बड़ा जरूरी है। तो आपको दिया हुआ है व्हाट वुड बी द शंट रेजिस्टेंस फॉर एन एमीटर ऑफ 10 मिली एम्पियर रेटिंग। अब ये 10 मिली एम्पियर क्या है बताइए, ये आपको आइडेंटिफाई करना था कि दिस इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, दिस इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट टू एक्सटेंड इट्स रेंज टू 0 to 400 मिली एम्पियर। तो 400 में से 10 माइनस कर दीजिए, आपके पास बचेगा 390 मिली एम्पियर। तो ये जो 390 मिली एम्पियर है वो आपको इसके थ्रू भेजना होता है, ठीक। ये 390 मिली एम्पियर जो है वहां से भेजना है आपको। इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि RM जो है आपको वो कितना दे रखा है 50 ओम्स का, ठीक। इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट यानी IM दे रखा है 10 मिली एम्पियर और टोटल करंट आपको दे दिया है 400 मिली एम्पियर। तो बस ओम्स लॉ लगा के ही आप फाइंड कर सकते हैं, या तो आपको मीटर का एग्जैक्ट फॉर्मूला अगर यहाँ का पता है तो आप डायरेक्टली वो लगा लीजिए, नहीं तो बेसिक ओम्स लॉ से ही निकल जाएगा आपका ये क्वेश्चन, ठीक। तो आपको ये पता है कि यहाँ से कितनी करंट भेजना है आपको 390 मिली एम्पियर ये भेजना है। ये ज्यादा से ज्यादा 10 मिली एम्पियर की करंट ले सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो IM इंटू RM करके आप यहाँ से VM फाइंड कर सकते हैं। ये जो VM है इस मीटर के अक्रॉस का वोल्टेज वही यहाँ पर भी होगा, सेम मैक्स टू मैक्स इतना वोल्टेज। तो उस VM और इस करंट का यूज करके आप इसकी रेजिस्टेंस बता सकते हैं। 2 मिनट में आपका आंसर आ जाए सीधे। तो डिपेंड करेगा कि क्या जो जैसा डेटा है उसके आधार पे आपका ये वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर हाई एरर इज प्रोड्यूस्ड एट लो पावर फैक्टर, किसकी वजह से? तो प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस की वजह से ये चीजें है ना। गिवन 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे। विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू फॉर अ LVDT ट्रांसड्यूसर। अच्छा, बट इसके ऑप्शंस नहीं अवेलेबल है तो इस पर डिस्कस नहीं कर सकते, बट आप क्वेश्चन देखते चलिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए यार। Which of these is true for a PMMC type meters? एक PMMC type meters के लिए क्या सही है इसमें से? On measuring AC it shows true RMS value. There are no hysteresis loss, low torque to weight ratio. है ना। देखिए PMMC इंस्ट्रूमेंट जो है वो AC पे नहीं, हम DC पे यूज करते हैं। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो एक फिक्स्ड पोलैरिटी की सप्लाई पर ही काम करने को बने होते हैं, तो AC सप्लाई की बात ही नहीं उठती है यहाँ पर, है ना। हिस्टेरेसिस लॉस इनके अंदर नहीं होता है। तो यस, चूंकि फ्रीक्वेंसी 0 होती है डीसी सप्लाई पर ही इनको मेजर करना है आपको, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो जो गिवन ऑप्शंस देख के मुझे लग रहा है कि बी ऑप्शन इसमें से सही होना चाहिए। अब डी ऑप्शन गेम बदल सकता है, अगर डी ऑप्शन यहाँ होता तो मे भी शायद कुछ चेंजेस पॉसिबल थे, बट फिलहाल इन 3 ऑप्शन में से मुझे बी ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। देयर आर नो हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस के लिए फील्ड का रिवर्सल होना जरूरी है, यहाँ कोई भी फील्ड का रिवर्सल नहीं हो रहा है अगर आप डीसी सप्लाई यूज कर रहे हैं तो। सॉ टूथ जनरेटर का सर्किट क्या यूज करता है? इनमें से ये भी सवाल आया था, यूजेटी और SCRs में से। अगर यही 2 ऑप्शन है तो फिर यूजेटी ज्यादा अच्छा और एप्रोप्रिएट ऑप्शन दिखाई देता है, बट ठीक है और भी ऑप्शन हो सकते थे इसमें। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ कैपेसिटर बैंक्स फॉर अ VAR कंपनसेटर, है ना, नियर सबस्टेशंस, अगर ऐसा ऑप्शन था, ठीक है। ये सब मेमोरी बेस्ड है इसलिए ऑप्शन इधर उधर थोड़े बहुत होते रहते हैं। तो जैसा गिवन ऑप्शन है उसमें से नियर सबस्टेशंस चलो सूटेबल है। Which is not a data transfer instruction in 8085 माइक्रोप्रोसेसर, इनमें से कौन सा डेटा ट्रांसफर का इंस्ट्रक्शन नहीं है? 8085 माइक्रोप्रोसेसर, है ना। LDA हो गया, STA हो गया और CMA हो गया, है ना। तो ये क्वेश्चन था, CMA इसमें से सही आंसर हो जाता है। What does ORA, है ना, और R का कंटेंट को ऑरिंग करना है विथ अक्यूमुलेटर, ऐसा कुछ रहता है शायद इसमें, है ना। तो व्हाट डज ORA RM इंस्ट्रक्शन इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर डू, और द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विथ द कंटेंट ऑफ मेमोरी या रजिस्टर। यस, व्हाट इज द
गिवन लॉजिक कॉल्ड, है ना, गिवन लॉजिक ये आपको दिया हुआ था। नेक्स्ट CMOS IC 4 बिट का है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। विच CMOS IC इज 4 बिट ALU? ये दो ऑप्शन के साथ आपको पूछा हुआ है ना, 2s कॉम्प्लीमेंट पूछा हुआ है। तो एकदम बढ़िया से आप ये क्वेश्चंस देख के इसका एक आइडिया ले लीजिए कि कैसा सवाल आ रहा है। तो आप जब प्रिपरेशन करें तो आपको फिर एकदम आपकी प्रिपरेशन में कुछ भी चीज़ मिस ना हो रहा हो, ये ना हो रहा हो कि आप भाई 2s कॉम्प्लीमेंट्स, हालांकि ये तो बड़ा कॉमन टॉपिक है, इसको सब पढ़ के जाते हैं, तो इसको भी आप पढ़ें अच्छे से, बट ऐसा कुछ ये ना हो कि आपसे कुछ मिस हो रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द सैचुरेशन करंट इन डायोड? देखिए डायोड के सैचुरेशन करंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है ना। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी। हाउ मेनी मल्टीप्लेक्सर्स ऑफ 2n इनपुट लाइंस आर रिक्वायर्ड टू मेक द मक्स ऑफ 2n इन द इनपुट लाइंस, है ना। साइक्लिक इररेगुलरिटी को किससे शो किया जाता है? तो ऐसे ऐसे सब सवाल आए हुए हैं आज के पेपर में। ओवरऑल पेपर का जो लेवल है, इसके आगे मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चंस होंगे। तो ओवरऑल जो पेपर का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट के लेवल के बीच में है। आई होप कि इस शॉर्ट से एनालिसिस से आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा। जो बच्चे नेक्स्ट डे जो पेपर दिलाने जा रहे हैं, अब उनको थोड़ा सा एक क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा आज के शिफ्ट में, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो अच्छे से करिए और बढ़िया से करिए। इन सब टॉपिक्स को भी साथ में कंसिडर करते चलिए। रिवीजन करने के समय ये सब टॉपिक्स को आप बढ़िया से कंसिडर करते चलिएगा, ठीक। तो ओवरऑल पेपर मुझे लगता है आज का भी मस्त अच्छा इजी था। कट ऑफ इसमें ठीक ठाक अच्छे लेवल पर जाएगा, है ना। ये मैंने नहीं सुना किसी से कि किसी ने कोई टफ बोला हो इस पेपर को। मॉडरेट था और इजी था, यही दो कमेंट्स मुझे बच्चों से देखने को मिले। तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट के बीच में ही इस पेपर को हम मान सकते हैं, ठीक। तो एकदम एक्सपेक्टेड पेपर चल रहा है। बस करना ये है कि एफर्ट अपना थोड़ा सा ज़बरदस्त रखिएगा, जोरदार एफर्ट रखिएगा। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ ऐसे शॉर्ट एनालिसिस वीडियो से, मतलब यही है कि आपको एकदम क्लैरिटी मिलती जाए। एक दिन पहले 2 दिन पहले भी अगर आपको इस चीज़ की थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रही है कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट ही ऐड करेगा आपकी तैयारी में, उससे कुछ नुकसान नहीं है ना। इस 15-20 मिनट के वीडियो को आप देख लिए, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल गया कि ठीक है इस टाइप के सवाल आ रहे हैं, एक और अंदाजा हो गया, है ना। तो कुछ आप और ऐड कर सकते हैं अपनी तैयारी में। तो ऐसे ही और एनालिसिस और कंटेंट्स के ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। इस अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स के चैनल पर बने रहिएगा। ऐसे ही मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।